आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीए में किस तरह से पेपर आया था पिछले साल और पिछले 3 साल से उसको। इस वाले वीडियो में हम आरबीआई के जितने भी क्वेश्चन उसको कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले न्यूज़ में जो बाकी जितने भी न्यूज़ है उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पहले तो आईपीएस में लेके जाने से पहले मैं आरआरबी और आरबीआई ग्रेड बी 2024 में एक क्वेश्चन आया था उसमें लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि ये सेम तरह का क्वेश्चन अभी जो एमपीसी मीटिंग है यहाँ पे भी बन रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इन द रिसेंट एमपीसी मीटिंग कौन सा पर्सन ऐसा है, कौन सा मेंबर ऐसा है जिन्होंने वोट किया था अगेंस्ट द रेपो रेट। तो उस समय का जो आंसर था वो आपको मिलेगा जे.आर. वर्मा। तो उस केस में जे.आर. वर्मा जी थे। लेकिन अभी के टाइम पे बात करें तो अभी जो 55 एमपीसी मीटिंग हुआ था, कब से, जून 4 से लेकर जून 6 तक। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में आप पे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे ले सकते हो कि अगर बात करें कि जो अभी जून 4 से लेकर जून 6 तक जो एमपीसी मीटिंग हुआ था उसमें आरबीआई ने 50 बेसिक पॉइंट्स कम किए गए हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा मेंबर है जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया था। तो इसका आंसर आपको सुगाता भट्टाचार्य जी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में और अभी उसी क्वेश्चंस को लेके हुए अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देख सकते हो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले में भी पूछा गया था कि अनचेंज कैसे रह सकता है और इस साल भी पूछा जा सकता है ऐसा कि अनचेंज या तो किसने जो है अपोजिट में जो है वोट किया गया है। अब ये चीज कहाँ मिलेगी आपको, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं फिर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलूँ तो आप देख सकते हो ये माइंड मैपिंग कंटेंट जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपको दिखेगा ये जो आपको ये नोट में दिख रहा होगा। ठीक है, नोट में चलेंगे हम। उसके बाद आपको नोट में दिखेगा एक पॉइंट कि ये सारे मेंबर्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, मेंबर्स के यहाँ पे ये सुगाता भट्टाचार्य जी वोट फॉर स्मॉलर 25 बेसिक पॉइंट्स कट के लिए। बाकी सब ने जो है 6 मेंबर होते हैं आरबीआई के, आपको पता होगा। उसमें से 5 मेंबर ने जो है फॉर में वोट किया था। ठीक है, जिन्होंने बोला था कि 50 बेसिक पॉइंट से जो है कम होना चाहिए रेपो रेट। लेकिन बात करें भट्टाचार्य जी की तो इन्होंने बोला था कि 25 जो है बेसिक पॉइंट कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं जो कि आ रहा है आरआरबी पीओ 2023 का ही, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के ऊपर है। अब ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 में हुआ था उसके ऊपर पूछा गया था क्या थीम। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रेड बी जो रेलवे का एग्जाम होता है वहां भी पूछा गया था 25 अगस्त 2022 को। और इसमें भी आपको थीम पूछा गया था। दोनों में देखो, एक तो आरआरबी जो रेलवे कंडक्ट कराती है उसमें भी आप देख सकते हो कि थीम पूछा गया था। उसके बाद जो 2023 में जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था वहां पे भी आपको थीम पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है। जैसे कि बात करें कि अभी जो 10th फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हुआ था वो 24 फेब से लेके 28 फेब तक हुआ था, उसका आपको थीम पूछ सकता है। तो अभी का थीम क्या है, लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन प्रोस्पेरिटी। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए चलना है, जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हो उसको कैसे जो है आपको तैयारी करनी है। अब मैंने आपको आरआरबी पीओ की तरफ थोड़ा लेके गया हूँ क्योंकि देख सकते हो ये रिसेंट के जो न्यूज़ है उसके साथ लिंक होता है इसकी वजह से। अब हम चलते हैं आईपीएस पीओ की तरफ। आईपीएस पीओ की बात करें 2024 में क्वेश्चन आया था, इन अक्टूबर द आरबीआई इम्पोज अ बैन ऑन लोन सैंक्शन फॉर द सेवरल एनबीएफसीज। और इसमें आपको आशीर्वाद, आरोहन, फिर नवी, फिनसर्व और बजाज फाइनेंस लिमिटेड दिया गया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कौन से को जो है बैन नहीं किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आपको टोटल 4 बैंक थे। ठीक है, उसमें से आपको और आशीर्वाद था। जिन्होंने पहले पेपर दिया उनको पता होगा, जो नए स्टूडेंट्स उनको तो नहीं पता होगा। तो देख सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल पूछा जा रहा है। सिर्फ आपको पेनल्टी से सिर्फ आपको अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपको यही पूछा जा रहा है कौन सा बैंक जो है बैन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये देख सकते हो पेनल्टी कैटेगरी में ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। और इसमें आपको आशीर्वाद आंसर था, उसके आरोहन फाइनेंस था, उसके साथ नवी फाइनेंस था, उसके डीएमआई फाइनेंस भी था, डायरेक्शनल मोशन एक बैंक है जिनके ऊपर भी जो है बैन लगा गया था। तो 3-4 बैंक के ऊपर बैन लगा था, लेकिन बजाज फाइनेंस के ऊपर कुछ बैन नहीं लगा था। तो इसका आंसर ये था। ठीक है, एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे याद नहीं है बट क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया था। अब बात करें अभी के टाइम पे कैसे पूछा जा सकता है। अभी आपको पता होगा कि मई 2025 में आरबीआई ने इंपोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी टोटल 2.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए का टोटल 5 बैंक के ऊपर जो है पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, तो इसमें अभी के टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक के ऊपर नहीं लगाई गई है ये 2.5 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है ये। ठीक है, तो बड़े बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, उसमें
ठीक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है। तो आपको इधर ऑप्शन देकर रखा है, पूछा गया कि किस में नहीं लगाया गया, तो आईसीआईसीआई बैंक उसके अंदर इंक्लूड है, एक्सिस बैंक इंक्लूड है, बैंक ऑफ बड़ौदा इंक्लूड है, लेकिन बात करें एसबीआई की तो एसबीआई इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, एसबीआई होने वाला है। तो इस तरह से आपको थोड़ा याद रखते हुए चलना है कि पिछले बार कैसे क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले बार पूछा गया था कि कौन सा एनबीएफसी नहीं है, और इस बार पूछा था कि 2.5 करोड़ रुपए का जो एक साथ पेनल्टी लगाई गई है 5 मेजर बैंक्स के ऊपर, उसमें से कौन सा बैंक नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। तो ऐसे और भी कोई फ्यूचर में आपको पेनल्टीज मिल सकती है, तो आपको ऐसे ध्यान देते हुए चलना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आईपीएस पीओ 2024 का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि आरबीआई का जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट नेक्सस, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, जो पहले स्टूडेंट्स है वो उन्होंने, और जो नए स्टूडेंट्स है वो थोड़ा बहुत समझ लो। प्रोजेक्ट नेक्सस एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर का जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज है वो एक साथ आती है, और मेनली इनका काम होता है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को ईजी करने का। तो इसके अंदर देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा कि जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसको इनिशियली जो कंट्रीज जो इसमें ज्वाइन हुए थे वो इंडिया के साथ आयरलैंड, यूके, यूएई और कनाडा था। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो है इनिशियल पार्ट में प्रोजेक्ट नेक्सस के अंतर्गत नहीं आता, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको यूएई, कनाडा, सिंगापुर और फिर यूके मिलने वाला था। तो यहाँ पे तो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे ही दिया था, तो यहीं से आप देख सकते हो सिंगापुर जो है इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको किस तरह क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर और भी पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, और इस बार भी क्या पता आपको नॉर्मल क्वेश्चन ना पूछ के प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर से ना पूछ के थोड़ा प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो भी हो सकता है, क्योंकि आईपीएस का एग्जाम है, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में पढ़े, तो इसमें बोला गया कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट नेक्सस। इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च विद आरबीआई पार्टिसिपेशन। तो क्या काम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा गया। तो ये से आप देख सकते हो, टू इंटीग्रेट मल्टीपल कंट्री यूपीआई लाइक सिस्टम फॉर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। मेन काम है कि यूपीआई लाइक सिस्टम, जैसे यूपीआई हमारे पास इंडिया में है, ऐसी कुछ जो दूसरे कंट्रीज है जैसे कि यूके, यूएई, उसके बाद कनाडा के बारे में बात करें, यहाँ पे भी जो है यूपीआई टाइप जो सिस्टम ला सके, उसके अंदर के जो प्रोजेक्ट नेक्सस को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आईपीएस पीओ में पूछा गया था, तो अभी क्या पता फ्यूचर में भी आपका कहीं पे क्वेश्चन आ गया, या तो करंट अफेयर्स आ गया प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनते हुए जा सकता है, इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब वापस चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आईपीएस पीओ की तरफ से, जो कि आरआरबी थोड़ा बहुत बैंक रिलेटेड है। तो इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड एन आर&डी सेंटर इन बेंगलुरु। कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने आर&डी सेंटर जो है बेंगलुरु में बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें से आपका आंसर जो था वो कर्नाटका बैंक था। कर्नाटका बैंक के बारे में बात करें, ये जुलाई 2023 में इन्होंने एक टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हब बनाया गया था अंडर प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। ये प्रोजेक्ट नेक्सस के अंतर्गत रिलेटेड है, तो इसके अंतर्गत बनाया गया था, और लेकिन इसमें कर्नाटका बैंक ऑप्शन में नहीं था, इसमें आपको मिलेगा एक्सिस बैंक इसका आंसर। और एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, ठीक है, इसको अटेम्प्ट नहीं करना था और कोई कर भी नहीं पाता, कि 2016 का याद नहीं रहता, पढ़ता तो कर्नाटका बैंक थोड़ा बहुत पढ़ भी सकता था। और बात करके आईपीएस पीओ 24 में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन जुलाई 2023 से पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन था, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, तो इसको हम छोड़ते हुए चलते हैं। अभी ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है भी नहीं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए नॉट अवेलेबल लिखा पड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि आईपीएस क्लर्क 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि इन जून 2024 आरबीआई इंक्रीज द फिक्स डिपॉजिट थ्रेशोल्ड फ्रॉम 2 करोड़ to 3 करोड़ तक बढ़ाया गया था। तो ये कौन से बैंक के लिए एप्लीकेबल था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से बैंक के लिए एप्लीकेबल था। तो इसके अंतर्गत सिर्फ पब्लिक बैंक, सिर्फ प्राइवेट बैंक, या जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए एप्लीकेबल था, कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए एप्लीकेबल था, या तो जो रूरल रीजनल बैंक है मतलब आरआरबी, इनके लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए एप्लीकेबल था ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये जिन्होंने भी जून 2024 है, तो 1 साल पुरानी बात है, तो जिन्होंने भी उस टाइम पढ़ा था तो उनको पता होगा कि आंसर जो इसका बी होने वाला है। तो अभी के टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है इसके ऊपर कि जून 2025 तक कितना जो है फिक्स डिपॉजिट का लिमिट रखा गया। तो इसका लिमिट अभी के टाइम पे आपको 3 करोड़ मिलने वाला है, क्योंकि 3 करोड़ अबव भी रहा है, अभी तक कुछ चेंजेस नहीं किए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी भी अगर मान लेते हैं कि कभी भी आरबीआई एक साथ अगर ऐसे देख सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर लगा दिया गया है, तो कौन सा बैंक एप्लीकेबल है ये पूछा गया। तो वैसे ही एक और क्वेश्चन मैंने आपको पिछले बार दिखाया, जहाँ पे बताया गया था कि किसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगी गई है। तो ऐसा नहीं लगी गई है, लगी है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं वापस से आईपीएस क्लर्क 2024 का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला था कि आरबीआई ने किसके साथ लोकल करेंसी एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसका आंसर था यूएई। तो ऐसे ही अभी भी के टाइम में देख सकते हो मार्च 2025 में भी आरबीआई ने एक एमयू साइन किया गया है जिसके अंतर्गत जो लोकल करेंसी है वो यूज किया जाएगा ट्रेड सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो कंट्री है वो आपको कौन सी मिलने वाली है, मॉरिशस मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हो रिसेंट का न्यूज है और यहाँ से भी मार्च 2025 का न्यूज है, तो यहाँ से भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है जो पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आईपीएस क्लर्क का ही 2024 का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि अगस्त 2023 में आरबीआई ने जो यूपीआई लिमिट है, यूपीआई लाइट की लिमिट है ऑफलाइन की, वो बढ़ा दिया गया था कितने में, तो ये जो है 500 रुपये में बढ़ाया गया था, ठीक है। अभी के टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी फरवरी और मार्च 2025 के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी जो यूपीआई लाइट की लिमिट बढ़ाई गई है, ठीक है। तो कितनी लिमिट बढ़ाई गई है, यहाँ पे कितना था 500 था, अभी के टाइम पे कितना है, अभी के टाइम पे जो बढ़ाया गया 1000 रुपये करके बढ़ाया गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। उसके साथ ही अगर वॉलेट की लिमिट के बारे में बात करें वही पूछा जा सकता है, उसका आंसर आपको 5000 मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का जो है क्वेश्चन जो है बैंक के एग्जाम में फिट किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान दीजिए चलनी है। करंट अफेयर्स को लेते हुए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसके बाद ये भी सोचो कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो तभी सोच पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तभी मैं बोलता हूँ हर समय जो है प्रीवियस ईयर फॉलो करते हुए चलो, ना ही मेरी सुनो ना ही किसी और टीचर की सुनो, प्रीवियस ईयर देखोगे क्वेश्चन, तभी आपको समझ आएगा कौन सा क्वेश्चन जो है बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में चलता है। तो नेक्स्ट जो आपको मिलेगा कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया था जिसके अंदर आरबीआई का प्रोजेक्शन था कि 8.3% जो है राइज हुआ है। अब इसमें आपको पूछा था कहाँ पे राइज हुआ है, तो इसका था प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका आंसर था, ठीक है। तो जो रिपोर्ट्स आते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो हैं कभी भी रिपोर्ट आ गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि आरबीआई रिलीज करता है, तो इसके ऊपर ऊपर जो रेट्स होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें आपको एक एक रेट पढ़ना होता है। जैसे कि हाउस होल्ड सेविंग का रेट कितना चल रहा है, ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट का रेट कितना चल रहा है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना चल रहा है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना है। तो ये सारा का सारा चीज आपको पढ़ना चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब सीधा का सीधा डेटा याद करना बहुत मुश्किल है, मुझे भी पता है, पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ने का कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, आप जितना ज्यादा रट्टा मार सकते हो उतना रट्टा मारो और अच्छे अच्छे रिपोर्ट पढ़ो। ऐसा नहीं है बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, पता नहीं कितने सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे आपको हर एक मैगजीन में, हर एक जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं सब में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आरबीआई की तरफ से कोई अगर रिपोर्ट है, एसबीआई की तरफ से अगर कोई रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई अगर रिपोर्ट है, एडीबी की तरफ से अगर कोई रिपोर्ट है, जो बैंक रिलेटेड रिपोर्ट्स है, इसको कभी नहीं छोड़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो रिपोर्ट्स है उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। अगर मेरे को नहीं आया तो इसका मतलब किसी को नहीं आएगा, इस तरह से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। समझ गया ना क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेन रिपोर्ट है उसको सही से पढ़ना है, लेकिन जो रिपोर्ट जहां पे आपको लगता है कि ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट में है, यहां से नहीं पूछा जा सकता, तो उसमें थोड़ा कम ध्यान दो ना, उसमें फिर ऊपर ऊपर से पढ़ो, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे इसका मतलब बहुत लोग नहीं, आपके साथ बहुत लोग नहीं भी पढ़ रहे होंगे, मतलब वो भी इसको नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाओगे तो बहुत लोग नहीं भी कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि जो फालतू की रिपोर्ट्स है उसको छोड़ो, जो मेन रिपोर्ट्स है उसको डीपली पढ़ते हुए जाते रहो, तभी जो है एग्जाम क्लियर होगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आईपीएस क्लर्क 2023 के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था उद्गम पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उद्गम पोर्टल में इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, 2022 में भी आए हैं, लेकिन मैं 2023 के लेके आया हूं, जिसके अंदर पूछा गया था उद्गम पोर्टल का मेन पर्पस क्या है। तो इसका आंसर मिलेगा कि जो अनक्लेम डिपॉजिट और अकाउंट है उसको जो है क्लेम करने के लिए उद्गम पोर्टल हेल्प करता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर था। अब ऐसी मई 2025 में जो है प्रभा पोर्टल के ऊपर पूछ सकता है। प्रभा पोर्टल अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो अपने प्रभा पोर्टल के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके अंदर के जितने भी बैंक्स हैं इनको अगर लाइसेंस लेना हो, बैंक्स एनबीएफसीज, तो इनको लाइसेंस लेना हो तो प्रभा पोर्टल से ही लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेना हो, अप्रूवल लेना हो, तो कुछ भी हो तो प्रभा पोर्टल से लेना पड़ेगा। पहले ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, पहले वो प्रभा पोर्टल और ऑफलाइन दोनों से ले सकते थे, लेकिन अभी के टाइम पे जो है मैंडेटरी कर दिया कि प्रभा पोर्टल से ही जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, अभी के बारे में बात करें तो अभी पूछ सकते हैं कि ये जो पोर्टल बनाया गया इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको प्राइमरी पर्पस पूछा गया था, वैसे यहाँ पे प्राइमरी पर्पस पूछा जा सकता है। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है कि सबमिशन, ट्रैकिंग एंड अप्रूवल ऑफ आरबीआई ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। अगर किसी बैंक को लाइसेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो वो सब जो है प्रभा पोर्टल के थ्रू ले सकता है। तो अभी के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर डेडलाइन। ये पूछा गया था क्वेश्चन जिसका 30 अप्रैल 2025 इसका आंसर था। डेडलाइन पे भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। इस बार एसबीआई क्लर्क के बारे में बात करें तो एसबीआई क्लर्क में भी बहुत सारे डेडलाइन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक मिनट में इसको थोड़ा पीछे कर दूं, पीछे क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट देना मेरे को।
हाँ ठीक है। तो डेडलाइन से हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस साल बात करें एसबीआई क्लर्क में भी डेडलाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो डेडलाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सा डेडलाइन जो है कहाँ पे है। इवन मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो इम्पैक्ट मेरा एक पीडीएफ आता है वहाँ पे आपको डेडलाइन और फिर थीम का एक अलग से ही टेबल दे सकूँ, ठीक है। ये मेरा मोटिव है। तो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, t.me@banking साथी करके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और www.macmfs.com में भी जाके आप वहाँ से भी ले सकते हो। इसके ऊपर मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ सच क्वेश्चंस नहीं मिले जो कि अभी के टाइम पे चल रहा है। बट फ्यूचर में अगर क्वेश्चंस इसमें भी बन सकते हैं, डेडलाइन पूछ सकते हैं, अमाउंट पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जो कि लगता तो स्टैटिक है लेकिन पूछा करंट अफेयर्स से जाता है, ठीक है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि आईपीएस पीओ देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि पेपर जो है स्टैटिक आया है। पेपर स्टैटिक नहीं आता, पेपर जो है करंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है स्टैटिक। तो उसको हम देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन देखोगे आप, मिलेगा कि जो लिबराइज रेमिटेंस स्कीम का लिमिट है इसको कितना रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर था $250,000, ठीक है, या तो 250K US$ रखा गया था लिमिट, ठीक है। तो ये एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क 2023 में आया हुआ था और 2024 में भी रिपीट हुआ था। तो देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। उसके बाद बात करें कि आरबीआई का जो एम्बुसमेंट मेंटल हैरेसमेंट कंपनसेशन है, ये आईपीएस क्लर्क मेंस 2024 में क्वेश्चन आया गया था। ये भी थोड़ा स्टैटिक टाइप लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन जो था वो करंट का था, 1 लाख रुपए की इसकी लिमिट रखी गई थी। उसके बाद बात करें कि आरबीआई का टोकनाइजेशन रूल लिमिट, ये 5,000 रुपये रखा गया है। और ये जो रूल लिमिट है ये आप देख सकते हो कि आरबीआई असिस्टेंट 2023, एसबीआई क्लर्क 2024, आईपीएस पीओ 2024 यहाँ पे आया गया है। तो देख सकते हो कि कितना रिपीटेशन होता है इस ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो टोकनाइजेशन का लिमिट अगर करंट अफेयर्स में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, और नहीं भी आया तो 5,000 करके अभी के टाइम पे याद रखते हुए चलो, और कुछ अपडेट हुआ तो उसको भी पढ़ते हुए चलो। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिलेगा आपको CRAR इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था जो आईपीएस पीओ 2024 में आया था, और ये पूछा गया था कि कितना जो है टाइमलाइन रखा गया, इम्प्लीमेंट टाइमलाइन, ये तो डेडलाइन क्या इतना % रखा गया, ठीक है, ये पूछा गया था। तो ये देख सकते हो 10% से जो है 12% में बढ़ाया गया था। उसका पेड ऑफ कैपिटल पूछा गया था एनबीएफसीज का, तो पेड ऑफ कैपिटल भी जो इंक्रीज किया गया था जिसमें आपको 10 करोड़ मिलने वाला आंसर, और ये आईपीएस क्लर्क मेंस 2023-24 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें एसएलआर मैक्सिमम कितना लिमिट हो सकता है, ये पूरा का पूरा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। एसएलआर के बारे में बात करें तो अभी 18% पे है, इसमें आपको मैक्सिमम पूछा गया था, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो है ये 40% तक हो सकता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है स्टैटिक फॉर्मेट में क्वेश्चंस है। अगर बात करें जो CER, ठीक है, 1 रेशियो है वो आपको 5.5% है अभी के टाइम पे। यूजुअली ये बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाते रहता है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं अब आईपीएस क्लर्क 2022 के बारे में बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ग्रॉस एनपीए रेशियो कितना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एज पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगर आरबीआई रिलीज कर रहा है तो उसको ना ऐसा घुट के पी जाना ना भाई, एक एक वैल्यू याद रख लेना कि कहीं कुछ भूले ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात करें जो क्वेश्चन आया था वो आरबीआई डायरेक्टिव फॉर कंपनी इन्वेस्टमेंट CIC के ऊपर आया था, ठीक है। मैं एक्चुअली इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूँ खुद ही, ठीक है। किसको जो है इंटरनल एम्बर्समेंट के लिए अपॉइंट किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कंपनी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन समथिंग ऐसे कुछ था, इसको देख लेना, ठीक है, मैं इसका एग्जैक्ट बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो कि जो लिबराइज रेमिटेंस स्कीम है इसका भी जो है लिमिट आईपीएस क्लर्क 2022 में पूछा गया था, तो इसका आंसर था $250K US$, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको आईपीएस क्लर्क पीओ ये सबको पढ़ा दिया। अब कुछ चलते स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात करें तो आईपीएस पीओ 2023 में जो है DPI जो आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसके अंतर्गत 5 पैरामीटर में नापा जाता है, तो कौन सा पैरामीटर नहीं है ये पूछा गया था। और ये क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन लगता है स्टैटिक का है, ठीक है। तो इसका आंसर था करेंसी सर्कुलेशन मैनेजमेंट। तो कभी भी अगर मान लेते हैं कि कोई इंडेक्स आया, ठीक है, कोई इंडेक्स आया तो वो इंडेक्स जो है कौन से पैरामीटर पे डिपेंड है ये याद रख लेना, ठीक है। हम सिंपल सा कोई एक इंडेक्स मेरे को भी याद नहीं आ रहा, एक कोई इंडेक्स है, ठीक है, ABCD करके इंडेक्स है, ठीक है। इसको टोटल 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, तो 5 कैटेगरी कौन कौन सी वो भी आपको याद रखते हुए चलना है, तभी जो है चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु रेगुलेट पब्लिक जनरल
इंश्योरेंस कंपनी, कौन जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जो है रेगुलेट करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो समझ आएगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर था इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ना कि आरबीआई। बहुत लोगों ने आरबीआई लगा आए थे लेकिन ये गलत हो गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो था वो IRDAI था। नेक्स्ट आईपीएस क्लर्क के बारे में बात करें, स्टैटिक क्वेश्चन। तो इसमें चेक ट्रंकेट सिस्टम पूछा गया था। इसके साथ ही बैंक में जो स्टार लगा रहता है उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रीप्रिंटिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हो कितना ज़्यादा डीप में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करते हैं लोग, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो गलती ये करते हैं कि ऊपर से पढ़ के जाते हैं कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, आरबीआई क्या क्या काम करता है, ये सारा कुछ पढ़ के जाते हैं। लेकिन थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जो ना जब करंट अफेयर्स में आते रहता है या तो कहीं आपको स्टैटिक में दिख जाता है। उसका नंबर ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, हाँ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी आता है, भूल गया था मैं। नंबर ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में पूछा गया था जो आरबीआई रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर 4 था। ठीक है, फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने हमारे यहाँ पे जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो कि आरबीआई ऑथराइज्ड है, तो आपको 4 मिलने वाले हैं। ठीक है, एक तो सिविल है और 3 का नाम आप बताना, 3 का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको अगर नहीं आ रहा हो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में बताया मैं उसी को जो है इसका रिप्लाई देने वाला हूँ। उसके बाद बात करें इंश्योर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में बात करें तो इसमें पूछा गया था कि कौन जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो बैंक था, प्राइवेट डीलर था, एनबीएफसी था, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। उसके बाद बिल डेस्क के बारे में पता होगा। तो बिल डेस्क पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट का जो है नेटवर्क रिक्वायरमेंट कितना है वो पूछा गया था। ठीक है, जो कि आरबीआई फॉर रूरल ब्रांच फॉर पीएसबी के लिए जो सेटअप करता है उसका। तो ये भी देख सकते हो थोड़ा स्टैटिक बेसिस होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ऐसा सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि आरबीआई का जो एमपीसी मीटिंग है वो, ये आरआरबी पीओ का न्यूज़ है। ठीक है, हम आरआरबी पीओ का भी करेंगे सेशन जिसके अंदर आरआरबी पीओ में जो आरबीआई के जितने भी क्वेश्चन उसको कवर करेंगे। तो इसके अंदर पूछेगा एमपीसी मीटिंग जो है मिनिमम कितने बार होता है और मैक्सिमम कितने बार होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिनिमम के बारे में बात करें मिनिमम 4 और मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम जो है 6 बार होता है हर साल। ठीक है, अभी के टाइम पे तो 6 बार ही हो रहा है लेकिन मिनिमम जो है 4 भी होता है। तो उस केस में मैक्सिमम पूछा गया था। तो इसे आपको ध्यान देते चलना है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिक में जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल लिटरेसी वीक पहली बार कब बनाया गया था, ये पूछा गया था। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है 2016 में बनाया गया था। और ये देख सकते हो कि 2022 का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन 2023 में भी रिपीट हुआ था और ये सेम क्वेश्चन जो 2024 में भी रिपीट हुआ था। अभी 2025 में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आपको पहले तो डेट पूछा, फिर थीम पूछा। ठीक है, और इस बार आपको पूछ सकता है कि कब से कब तक बनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते चलना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आरआरबी पीओ जो आईपीएस पीओ या आईपीएस क्लर्क में आते हैं वो सारे कवर्ड। नेक्स्ट जो है हम आरआरबी जो एग्जाम है वहां पे आरबीआई होना चाहिए था ना, आरबीआई के जितने भी न्यूज़ हैं उसको हमने इस वाले वीडियो में कवर करवा लिया जो कि आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क में आए थे। नेक्स्ट जो है हम आरआरबी पीओ का कवर करेंगे। आरआरबी पीओ में जो है आरआरबी के कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इस वाले वीडियो के बारे में बात करें, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से ले सकते हो। इवन www.mapfs.com पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहने। इसी का जो है पार्ट 2 भी आएगा, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।